ये है ना, ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम देख चुके हैं, हालांकि इसको एक बार गो थ्रू हो जाना। ठीक है, अब हम चलते हैं 13 ग्रुप से। तो 13 ग्रुप में अगर हम देखेंगे तो मेनली बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। बोरॉन जो है वो नॉन मेटल है, ठीक है आपका। ये इसकी प्रॉपर्टी जो है वो सिलिकॉन से मैच करती है ना, अगर हम डायगोनल रिलेशन देखें तो। और एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब इनमें मेटेलिक करेक्टर आता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम, बट अगर हम देखें तो इसके जो ऑक्साइड है B2O3 एसिडिक होता है, ठीक है, NaCl2O3 है ना। ये हालांकि एल्यूमिनियम है तो मेटल, बट ये मेटलॉइड की तरह मतलब मेटलॉइड कह रहा हूँ, सॉरी, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है Al2O3, राइट। तो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है। राइट। तो चलो इनके बारे में देख लेते हैं क्या है। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन थे एटॉमिक रेडियाई के, ठीक है, कि इसकी और इसकी एटॉमिक रेडियाई का एक्सेप्शन याद है पीरियोडिक टेबल में। गैलियम की एटॉमिक रेडियाई ज्यादा होनी चाहिए थी डाउन द ग्रुप, बट बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग कॉज्ड बाय 3D इलेक्ट्रॉन, इसकी 3D सेल और 3D इलेक्ट्रॉन्स, इसकी जो एटॉमिक रेडियाई है वो एल्यूमिनियम से भी कम आती है। और सिमिलरली वी हैव एक्सेप्शन इन आयनाइजेशन एनर्जी। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है ना। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, साइज इंक्रीजेस। बट यहाँ पे भी एक्सेप्शन है और यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, राइट। यहाँ पे थैलियम में हम बोलते हैं 4f इलेक्ट्रॉन के कारण एक जेड इफेक्ट बढ़ जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट हमने पढ़ाई है। तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। ये दो एक्सेप्शन आयनाइजेशन एनर्जी के याद रखने हैं, तो देख लेते हैं कि तो ग्रुप 13 element shows a wide variation in property. Boron is typical non-metal. Aluminium is metal but shows many chemical similarity to boron. Gallium, indium, thallium are almost exclusively metallic in character. Metallic character down the group बढ़ेगा, ठीक है। बोरॉन इज फेयरली रेयर एलिमेंट। कहाँ मिलेगा वैसे बोरॉन, राइट। बोरॉन जो है वो एक्चुअली में आपका दो से मेन इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हम देख लेते हैं, H3BO3 बोरिक एसिड, ठीक है, और बोरेक्स Na2B4O7। तो ये दो इसके बहुत इंपॉर्टेंट लेट्स से दो कंपाउंड हैं, H3BO3 एंड Na2B4O7। अभी ये Na2B4O7 डिफरेंट डिफरेंट लेट्स से क्या बोलना चाहिए, मिनरल्स में प्रेजेंट है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो वो यहाँ लिखे हुए हैं। Mainly occurs as orthoboric acid H3PO3 and borax Na2B4O7.10H2O and kernite Na2B4O7.4H2O. In India, borax occurs in Puga Valley, छोड़ो, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें। अब यहाँ पे ये है, there are two isotopes of boron, B10 and B11, ठीक है, जिसमें B11 is more abundant। तो ये इसके दो आइसोटोप है, ये याद रखना है, B10 and B11, ठीक है। Aluminum is most abundant metal and third most abundant element in the Earth's crust। यहाँ पे दो बातें हमने देखी, एक तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन इन अर्थ क्रस्ट क्या है, ऑक्सीजन, है ना। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट क्या है, ऑक्सीजन। और मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा है, एल्यूमिनियम, याद रहेगा। एल्यूमिनियम इज मोस्ट अबंडेंट मेटल, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑक्सीजन, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना। और मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स हाइड्रोजन। The third most abundant element in Earth crust after oxygen and silicon। एल्यूमिनियम किस कैसे प्रेजेंट है, बॉक्साइट के फॉर्म में, क्रायोलाइट, ये हम देख चुके हैं Na3Al(F6), क्लोरीन के केस में। आर द इम्पोर्टेंट मिनरल्स ऑफ एल्यूमिनियम इन इंडिया, इट इज फाउंड एज माइका इन मध्य प्रदेश, ये सब ठीक है। ठीक है, ये मैं लेक्चर के बाद भेज दूंगा, ठीक है, ये पीडीएफ। द एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दीज एलिमेंट डिस्कस बिलो। इसमें पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP1, ठीक है। अब इसमें एक और एक्सेप्शन था, वो था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक्सेप्शन क्या था, जो फर्स्ट ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है 13th ग्रुप से। मतलब सोडियम में अगर आप इलेक्ट्रॉन डालोगे तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, rather than if you are going to let's say add electron in एल्यूमिनियम। याद है ये बात, है ना, ये भी एक एक्सेप्शन था। वहां बोलते थे कि फर्स्ट ग्रुप में जाएगा तो 1s2 टाइप, मतलब NH2 कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पे NH2 NP2 कंप्लीट हो रहा है। तो इन दिस केस फर्स्ट ग्रुप में क्या होता था, ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी, ठीक है। Close look at the electronic configuration suggests that while boron and aluminum have noble gas core, gallium and indium have noble gas plus 10d electrons। इसका मतलब क्या है कि ये कह रहे हैं एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,8, 3। ये जो है 2,8 मतलब नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दैट्स व्हाई नोबल गैस कोर बोल रहे हैं। और गैलियम इंडियम की बात करेंगे तो वहाँ 31 बनेगा, तो गैलियम के लिए आएगा 2,8, है ना, राइट, लेट्स से 8, और ये कैन से 2,8, 18, या फिर ऐसे देख लो इसको, यू आर गोइंग टू राइट आर्गन, फिर उसके बाद 4s2 3d10 4p1, तो 3d10 भी है ना आर्गन के बाद, d10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस 14 इलेक्ट्रॉन, ओके। The electronic structure of these elements are more complex than the first group of element discussed in unit 10। ठीक है, तो वहां पे बस इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है, ये इनर्ट गैस के बाद इतने इलेक्ट्रॉन्स और हैं। This difference in electronic structure affects their other property and consequently chemistry of all elements of this group। हमने देखा भी है D10 कॉन्फ़िगरेशन के कारण जेड इफेक्टिव चेंज होता है ना, D4F14 के कारण जेड इफेक्टिव चेंज होता है, तो जेड इफेक्टिव के चेंज होने के कारण प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, ठीक है। वो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग ओवर हियर, दे आर सेइंग, ठीक है। एटॉमिक रेडियस, ठीक है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे बढ़ेगी, बट यहाँ पे एक्सेप्शन हमने बता दिया था एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फॉर ईच सक्सेसिव मेंबर वन एक्स्ट्रा सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड एंड देयरफॉर एटॉमिक रेडियस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। ठीक है, ये बात तो नॉर्मल है कि बढ़नी चाहिए, बट है ना, however a deviation can be seen, atomic radius of gallium is less than that of aluminium। This can be understood from the variation in inner core of electronic configuration and the presence of additional 10 electron offer poor shielding effect for the outer electronic configuration from the increased charge। मिला के बाद वही दे रखे हैं, इसीलिए गैलियम की रेडियाई थोड़ी कम आ रही है एल्यूमिनियम। बाकी यहाँ एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पे भी रेडियाई बढ़ रही है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है, मतलब यहाँ पे भी जेड इफेक्टिव का कुछ इफेक्ट तो आएगा। तो हम एटॉमिक रेडियाई का जब डेटा देखेंगे इधर कहाँ पे, तो वी कैन चेक, ठीक है, ये 85 से 143, फिर 135, 167 टू 170 बढ़ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे इफेक्ट तो आ रहा है इस पूरा 14 का, बट एक्सेप्शन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है कि ये और कम हो जाए, ठीक है। Ionization enthalpy, ionization enthalpy values as expected from the general trend do not decrease smoothly down the group। जनरली एक्सपेक्टेड क्या होता है कि डिक्रीज होगा डाउन द ग्रुप, और यहाँ पे डिक्रीज नहीं हो रहा है। ऑब्जर्व डिसकंटिन्यूटी, द इंक्रीज इन साइज, सॉरी, द डिक्रीज फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन साइज, द ऑब्जर्व डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, ये एक्चुअली हमें पता भी है, तो वी जस्ट मूविंग इट, ठीक है, डाउन द ग्रुप। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज हैं बोरॉन की, इसमें एक क्वेश्चन आता है एल्यूमिनियम जो है ना, एल्यूमिनियम के जो कंपाउंड है जैसे AlCl3 है, that can be broken into water as Al3 plus aqueous and 3Cl minus aqueous, ये टूट जाता है ऐसा, ठीक है, Al3 plus aqueous बन जाता है, बट बोरॉन के केस में नहीं होता है ऐसा। बोरॉन के केस में B3 plus
है ना, ये जो है दैट इज डज नॉट हैपन। ऐसे B3+ बनना बहुत मुश्किल हो जाता है एक्वस। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जो इसकी आयनाइजेशन एनर्जीज है ना, ये बहुत मतलब ये आसान नहीं है, इतनी आसानी से ये इससे बनता नहीं है। उसका रीजन ये है कि इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जीज हैं, डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि साइज छोटा है और है ना, इफ यू आर रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। एंड ये इतनी ज्यादा है कि हाइड्रेशन से भी, है ना, हाइड्रेशन एनर्जी भी इसको डोमिनेट नहीं कर पाती कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू हाइड्रेशन के कारण डोमिनेट हो जाती है, एंड इसीलिए ये ऐसे Al3+ एक्वस इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। ये बात हम आगे देखेंगे। और यहाँ पे वैल्यूज से भी देख सकते हैं, वी वांट, है ना, वैल्यूज से भी चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे राइट। So in this 801, ये 24 and 3659 these are बहुत ज्यादा है ये। इसके कंपैरिजन में ये वैल्यूज ना सिग्निफिकेंटली कम है। अगर 800 से 577 देखेंगे तो ये कितना परसेंट कम हो गया, 30% कम हो गया अप्रोक्सीमेटली, है ना, राइट। तो ये एल्यूमिनियम, ये आयनाइजेशन एनर्जी ही रीजन है एल्यूमिनियम का, है ना, एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है Al रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, Al3+2Al, है ना, यही होता है ना, राइट। एक मिनट फिर से समझाते हैं। तो हम रिडक्शन पोटेंशियल जब निकाल रहे थे तो हम क्या बोलते थे, अगर Al जो है Al3+ में जा रहे हैं, सॉलिड से एक्वस में जा रहे हैं, तो कैसे कैसे देखेंगे, पहले सब्लिमेशन देखेंगे Al से Al गैस, फिर गैस से फिर आयनाइजेशन एनर्जी देखेंगे Al+, Al2+, Al3+, एंड फिर इसकी राइट हाइड्रेशन एनर्जी देखेंगे। ये सब गैस I1, I2, I3, और ये क्या है, सब्लिमेशन एनर्जी, है ना, सॉलिड से गैस गए, इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, फिर एक और like that। जब ये जो Al3 गैस बन गया तो हाइड्रेशन हो गया, गैस से ये एक्वस पहुंच गया। ये एक फ्लो चार्ट यू कैन से। इसके लिए एल्यूमिनियम सॉलिड इज गोइंग इनटू एल्यूमिनियम 3+, तो ये डेल्टा H रिएक्शन। अब मैंने याद हो आपको ये बताया था कि ये डेल्टा H रिएक्शन जितना ज्यादा नेगेटिव आएगा, सब्लिमेशन एनर्जी पॉजिटिव होती है। ये I1, I2, I3 एंड दिस हाइड्रेशन एनर्जी, ये डेल्टा H रिएक्शन जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उसका मतलब है रिएक्शन उतनी ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगी, है ना, आगे की तरफ हो रही होगी। जितनी ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगी इसका मतलब ये मेटल उतनी जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, है ना, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा या रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ रीजन क्या है, एल्यूमिनियम, जैसे अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो, ठीक है, एल्यूमिनियम काफी ऊपर आ जाता था, राइट, लिली के बाबा सरकार से ना मांगे अलमारी, राइट, मनी, Al आ जाता था। तो बाकी हम देख रहे हैं वो ना तो और कोई एलिमेंट इतना ऊपर नहीं आ रहा है, इसका इलेक्ट्रोड जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो काफी कम है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। उसके पीछे भी रीजन क्या है, ये जो आयनाइजेशन एनर्जीज वैल्यूज है ये काफी लो है। लो होंगी तो ओवरऑल ये वैल्यू ज्यादा होगी, ये वैल्यू ज्यादा होगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, और यू कैन से रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। क्लियर है भाई ये बात? हाँ जी। यस सर। हाँ, तो ये थोड़ी वैल्यूज यू कैन सी, है ना, ये काफी कम है, राइट। तो इस पे आएंगे थोड़ी देर में। द ऑर्डर ऑफ ओके, अब आती है बात इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फर्स्ट डिक्रीजेस फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम। जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डाउन द ग्रुप, है ना, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे बोरॉन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2 है, एल्यूमिनियम की 1.5 है, देन थोड़ा स्लाइटली इंक्रीज होती है बोरॉन
एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा 1.6 है ना, 1.7, 1.8 ऐसे कुछ वैल्यू है, मतलब बढ़ रही है, सबसे कम इसकी आती है। इसका रीजन क्या हो सकता है? व्हाट इज द रीजन? बताओ भाई। जेड इफेक्टिव बढ़ना, इसका रीजन है जेड इफेक्टिव बढ़ता है भाई। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी वही होती है ना, जेड इफेक्टिव, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को कितना ज्यादा स्ट्रांगली पुल करेगी। अगर किसी का जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बढ़ जाएगी। जनरली क्या होता था, जैसे जैसे साइज बढ़ता था ना, जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है, डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर होता जाता था, जेड इफेक्टिव कम होता जाता था, फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता था जेड इफेक्टिव। ठीक है, राइट, मतलब जेड इफेक्टिव में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आता था, जनरली यही होता था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे फोर्स शील्डिंग के कारण जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F इक्वल्स टू K Q1 Q2 by R स्क्वायर। Q1 क्या है, ये जेड इफेक्टिव है। जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण, और यहाँ साइज कम हो रहा है, रेडियस, है ना, एल्यूमिनियम और गैलियम में रेडियस कम हो रही है, जेड इफेक्टिव बढ़ गया, रेडियस कम हो गई, क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ जाएगी कि नहीं? यस। ये एक्सेप्शन है, इसे याद रखना है, इसकी वैल्यूज भी दे रखी हैं ऐसे, बट है ना, अप्रोक्सीमेटली है 2, 1.5, 1.6 है ना, बढ़ रही है लगातार ऐसे। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मतलब अभी तक जितने भी ऑर्डर देखे हैं उनमें यहाँ पे एक्सेप्शंस काफी मिल गए, राइट। तो कैसे कैसे याद रखेंगे? एटॉमिक रेडियाई का एक्सेप्शन याद रखना है, किसमें है, गैलियम और एल्यूमिनियम में। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी का एक्सेप्शन याद रखना है। आयनाइजेशन एनर्जी देख लो, 577, 579 किसका ज्यादा है, गैलियम का। डाउन द ग्रुप रेडियाई कम हुई, जेड इफेक्टिव बढ़ा, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। और यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे भी एक्सेप्शन याद रखना है। और इन एक्सेप्शन के कारण, है ना, जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू भी आ रही है। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जैसे अगर हम देखेंगे एलिमेंट, यहाँ एल्यूमिनियम आ गया, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे कम, उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज्यादा। तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या हो गया 13 ग्रुप में, एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है भाई, दिक्कत यहाँ तक? हाँ, यस क्लियर। समझ में आ रहा है? यस। चलो good। तो अब बात करते हैं, राइट, फिजिकल प्रॉपर्टीज में। अब बात होती है यहाँ पे, शायद मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, तो यहाँ पे भी थोड़ा इंटरेस्टिंग बात है। बोरॉन जो है ना, बोरॉन, ये आपका, जैसे अब हम देखते हैं कार्बन, राइट, एलोट्रॉप्स बनाता है, वैसे ही बोरॉन के भी एलोट्रॉप्स होते हैं, और बहुत ही क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म के होने के कारण इसका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, वो बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि बोरॉन इज नॉन मेटेलिक इन नेचर, इट इज एक्सट्रीमली हार्ड black colored solid. It exists in many allotropic forms. Due to strong crystalline lattice, boron has unusually high melting point. बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, जैसे हम डायमंड और ग्रेफाइट की बात करें, सिमिलरली वैसा ही है ये। ठीक है, एक्सट्रीमली हार्ड है। Rest of the members are soft metals with low melting point and high electrical conductivity. तो बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, बाकी सब एल्यूमिनियम, ये सब जो भी है मेटल्स, ये सॉफ्ट मेटल की तरह ही है, और इनके लो मेल्टिंग पॉइंट है। और इसमें याद रखना है, इट इज वर्थ वाइल टू नोट गैलियम विद अनयूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट। गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 303 केल्विन है। इसका मतलब क्या है, गर्मियों के दिनों में, है ना, मतलब 30 डिग्री टेम्परेचर से जैसे ही पार हुआ, गैलियम जो है वो लिक्विड हो जाएगा, है ना, तो गैलियम जो है वो आपका लिक्विड बन जाएगा। उसमें मतलब एक टैंक के तरह से समझ लो, आपने अगर किसी को गैलियम की स्पून दी, है ना, चाय में चम्मच डालने के लिए,
चीनी डालने के लिए, है ना, एज ए स्पून दिया आपने, तो वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, राइट, Yes. गैलियम। तो ठीक है, ये बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट है, बट इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी हाई है, ठीक है। तो इट्स, है ना, इट could exist in liquid state during summer, its boiling point is very high। तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होने से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होने से ये है कि ये जो एलिमेंट है वो 30 डिग्री सेल्सियस से लेके, है ना, 26 समथिंग केल्विन है, तो लेट्स से अप्रोक्सीमेटली 2400 केल्विन डिग्री सेल्सियस तक ये लिक्विड में है, ठीक है। तो अगर ये लिक्विड में है तो एक बहुत मतलब बड़ी रेंज हो गई। तो मरकरी जो है वो लिक्विड तो है, लेकिन मरकरी के अंदर जो वीक, लेट्स से हम बोलेंगे जो फोर्सेस है ना, बोलना चाहिए वॉन्डरवॉल फोर्सेस हैं, मेटेलिक या फिर मेटेलिक बॉन्डिंग जो मरकरी में लग रही है वो वीक है। उसके कारण इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट तो कम है ही, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा नहीं होता है, मतलब देखना पड़ेगा, वो कुछ 1000 ऐसे ही कुछ रहेगा, ठीक है। तो मतलब है मरकरी जो है केवल और केवल 1200 डिग्री तक ही टेम्परेचर मेजर कर पाएगा, है ना। कैसे मेजर करते हैं, थर्मल एक्सपेंशन से मेजर होता है। जैसे आपकी जो आपका ये थर्मामीटर है उसमें जो भी लिक्विड भरा हुआ है उसका थर्मल एक्सपेंशन ही तो हो रहा है ना, मतलब टेम्परेचर के कारण वो जो लिक्विड है वो थर्मली एक्सपेंड हो रहा है, और हम तब ये बोल रहे हैं कि भाई ये देखो ये टेम्परेचर यहाँ से यहाँ पहुंच गया, राइट। तो मरकरी के साथ एडवांटेज ये है कि लोअर, लेट्स से डिग्री टेम्परेचर पे, लोअर उस पे, है ना, लोअर रेंज के टेम्परेचर चेंज पे इसका थर्मल एक्सपेंशन काफी अच्छा होता है, तो आपको डिफरेंस दिख जाता है, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन समझ रहे हो ना मेरी बात, Yes. है ना। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा ये एक्सपेंशन इसमें होगा, एक्सपेंशन होगा तो आपको ये रीडिंग दिखेगी। इसका फायदा ये है कि ये इतने हाई टेम्परेचर तक लिक्विड है कि वेपर्स नहीं बन रही है ना, मरकरी की वेपर्स जल्दी बन जाएगी क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। आप गैलियम को यूज कर सकते हैं पायरोटेक्निक में, मतलब जहाँ पे भी हाई टेम्परेचर मेजर करना होगा वहां पे हम गैलियम को थर्मामीटर में यूज कर सकते हैं। तो इट इज यूजफुल मटेरियल फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर्स। ये भाई तो कोई दिक्कत, ओके, ये बात हो गई। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी में देख लेते हैं, कुछ रह गया हो तो। मेल्टिंग पॉइंट we are saying कि unusually high है, so you can see it is close to 4000 Kelvin, और इसका 30 डिग्री सेल्सियस से अप्रोक्सीमेटली 2400 डिग्री सेल्सियस तक है, तो ये अनयूजुअली हाई है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स देखेंगे तो आप देख लो यहाँ पे, इसका लेट्स से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम है माइनस में, इसलिए ये मोर रिएक्टिव मेटल हो गया। If you are going to say think about this हेलियम का +3, तो ये इसमें आ रहा है, कोई बताएगा ऐसा क्यों हो रहा है, why this is like this, 3 से 3 बट +1 से 3 में माइनस आ रहा है। हेलियम में लगता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, राइट, हेलियम में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, वेरी गुड। +3 बनाना डिफिकल्ट है ना, है ना, हम यहाँ से ये सोच रहे थे अभी, है ना, 3+, राइट, जितना आसानी से ऑक्सीडेशन में जाएगा, राइट, उतना ज्यादा नेगेटिव होगा, राइट, इतनी बात समझ में आ रही थी ना। Yes. डेल्टा एच नेगेटिव होगा सारी, है ना, जितना आसानी से ही जाएगा उतना अच्छा डेल्टा एच नेगेटिव होगा, डेल्टा एच नेगेटिव होगा, डेल्टा जी नेगेटिव होगा, और डेल्टा ई जो है ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो पॉजिटिव होगा। अगर हम रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो रिडक्शन नेगेटिव,
घूम गए, राइट, घूम गए, है ना, चीजें रिलेटेड है, घूम गए हुए। फिर से देख लेते हैं कहाँ है अपना ये रहा डायग्राम, राइट। तो फिर से देख लेते हैं, जितना ये डेल्टा एच रिएक्शन है, जितना ज्यादा ये नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है। अब इसमें क्या हो रहा है, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट। सॉलिड से ये एक्वस में जा रहा है, एंट्रोपी तो बढ़ ही रही है, ये मैग्नीट्यूड भी नेगेटिव ही आएगा। दिस इज ऑलरेडी नेगेटिव, बोथ आर सपोर्टिंग, डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। डेल्टा जी होता है माइनस NFE सेल, ई भी रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन कौन सी हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा। ये नेगेटिव है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव मतलब ये एलिमेंट ऑक्सीडाइज होना चाहता है। और उल्टी रिएक्शन का, उल्टी रिएक्शन मतलब रिडक्शन रिएक्शन, उतना ही वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं अमन, वो डेंसिटी से देखना पड़ेगा आप, इफ यू आर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना, तो आपको देखना पड़ेगा वो डेंसिटी, वहां तो HDG फॉर्मूला आता है, HDG है ना, या रो जी एच। तो आप वहाँ मेजरमेंट ऑफ हाइट जो है वो डेंसिटी पे डिपेंड करती है। डेंसिटी देख लो, मरकरी की तो डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है ना, इसलिए इसकी डेंसिटी तो ज्यादा नहीं है, 5.9 है, मरकरी की 13.6 होती है, ठीक है। तो उसका भी इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो टेम्परेचर मेजरमेंट होता है वो थर्मल एक्सपेंशन से होता है। ऑलरेडी आपकी जो ट्यूब है वो जो कैपिलरी, कैपिलरी कह रहा हूँ सॉरी, जो भी ट्यूब है वो तो बंद है ना ऑलरेडी, उसमें अभी प्रेशर का कोई रोल तो आना नहीं चाहिए, ठीक है। जब आप जैसे मान लो आप भी कोई टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, तो जो भी आपका उसमें अंदर लिक्विड है उसका एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट क्या है और उसके हिसाब से आना चाहिए, जब जहां तक मुझे पता है वो यही होना चाहिए, ठीक है। चलो, ये बात आपको समझ में आ रही है, राइट। ये मेटल जितना ज्यादा इधर आना चाहेगा उतना इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा और रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव में मतलब कम, है ना। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हेलियम की 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं है, ये ऑक्सीडाइज तो होना चाहता है बट नॉट 3+, इसमें +1 में, समझ गए, राइट। Yes. हाँ, ठीक है, चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। ये छोटी मोटी क्वेश्चन हैं, ये पूछे जा सकते हैं, तो आप बता दोगे कि भाई हाँ, राइट। Due to small size of boron, the sum of its first 3 ionization enthalpies is very high. Okay. Plus, when it form +3 ions, जो मैं अभी बता रहा था कि B3+ नहीं बनता है, and forces it to form only covalent compound, right? But as we move from boron to aluminium, the sum of first 3 ionization enthalpies of aluminium considerably decreases and is therefore able to form Al3+ ion. In fact, aluminium is highly electropositive metal. Okay. However, down the group, due to poor shielding effect of intervening d and f orbital, the increased effective nuclear charge holds ns electrons tightly, right, and thereby restricting their participation in bonding. ये तो फिर वही बात लिखी है, नॉट पेयर इफेक्ट वाली बात। ये जो मैंने आपको बताया था कि एल्यूमिनियम, जैसे मान लो अगर हम B2O3 की बात कर रहे हैं और Al2O3 की बात कर रहे हैं, तो कोवेलेंट कहाँ ज्यादा आ जाएगा, यहाँ पे ज्यादा आ जाएगा। एंड बोरॉन जो है 3+ में मतलब टूटना एक तरह से इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। इन्होंने बोला है कि, है ना, बोरॉन जो है 3+ इतना आसानी से बनता नहीं है, ठीक है, prevent it to form 3+ ion, right. चलते हैं। As a result of this, p orbital electron may be involved in bonding. ये कह रहे हैं कि भाई
नट पेयर इफेक्ट के कारण केवल p ऑर्बिटल जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इनफैक्ट गैलियम, इंडियम, थैलियम बोथ +1 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आर ऑब्जर्व्ड। जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी डाउन द ग्रुप। इफ वी आर गोइंग टू लेट्स से कंपेयर गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये +1 जो है वो ज्यादा स्टेबल होंगे डाउन द ग्रुप और +3 जो है वो लेस स्टेबल होंगे डाउन, है ना। ये हम देख चुके हैं, जस्ट राइटिंग द सेम थिंग अगेन। The relative stability of +1 oxidation state progressively increases for heavier elements, and in thallium +1 oxidation state is predominant. Predominant मतलब ज्यादा exist करेगी, whereas +3 oxidation state is highly oxidizing in character. इसका मतलब क्या है? +3 oxidation state is highly oxidizing in character मतलब thallium अगर +3 में होगा वो जल्दी से रिड्यूस होना चाहेगा, Yes. है ना। वो रिड्यूस होना चाहेगा तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, तो दैट मींस ऑक्सीडाइजिंग इनकरेक्ट है। ये कह रहे हैं कि इन थैलियम +1 जो है वो प्रीडोमिनेंट है और +3 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग है करेक्टर। कंपाउंड इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनर्जी कंसंट्रेशन आर मोर आयनिक। अब ये तो नॉर्मल बात है, +1 और +3 में ज्यादा चार्ज है तो कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, तो +1 मोर आयनिक है, +3 से ठीक है। चलते हैं आगे। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो हमें अभी तक हमने किया ना हो। Trivalent state, the number of electrons around central metal in a molecule of the compound of these elements will only be 6. ये केवल बोरॉन के लिए बात कर रहे हैं। Already they are saying in trivalent state, तो जब 3 बॉन्ड बना रहे हैं तो फिर यहाँ पे क्या होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। Such electron deficient molecules have tendency to accept a pair of electron to achieve stable इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जब भी कभी हम देखेंगे BF3 हो गया, राइट, या कोई भी एलिमेंट है जो केवल 3 से 3 बॉन्ड बना के 6 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, राइट। इट वांट्स टू एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, टू गेन 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है, ये सारे कंपाउंड लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। अब बताओ लुईस एसिडिक कैरेक्टर, लेट्स से इफ आई एम सेइंग अबाउट BX3, AlX3 एंड GaX3, ऐसे हम जा रहे हैं डाउन द ग्रुप। बताओ लुईस एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा? सोचो फिर बताओ। बढ़ेगा। क्यों? ये ऑर्बिट मतलब उसका अवेलेबिलिटी वैकेंट ऑर्बिटल भी आते हैं। वैकेंट ऑर्बिटल तो सब में ही है, इसमें नहीं है। हाँ, सर मतलब आगे के +3 में ज्यादा अनस्टेबल होंगे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो वो तो मेटल की तरह बिहेव कर रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं हम तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। थैलियम के साथ तो क्या है, वो तो कह रहा है कि मैं इलेक्ट्रॉन लूज कर दूंगा ज्यादा बेटर है इसलिए। तो इसमें रीजन यही हो सकता है ना, कि मैंने क्या सोचा था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, बिकॉज ऑफ देयर आर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 3D एंड 4F, राइट, इनके कारण साइज बढ़ रहा है हमारा, ठीक है। तो इतना इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आएगी, राइट। बोरॉन विद स्मॉल साइज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, और यहाँ पे क्या है 3D इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी कंपैरिजन टू बोरॉन। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण बाहर से जो इलेक्ट्रॉन मांगने की जो नीड है वो आप कह सकते हो कि वो कम हो जाएगी। जो लुईस एसिडिक कैरेक्टर है वो आपका डाउन द ग्रुप जो है वो घटेगा, इट इज गोइंग टू डिक्रीज। एक तरीका ये इसको बोल सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या बोल सकते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन जो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन
लेने की जो टेंडेंसी है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है ना, जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है वो कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी ना। उससे भी हम बोल सकते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप, और these are गैलियम metals। ना उसके बाद तो बढ़ ही रहा है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ, जेड, वो जेड इफेक्टिव है, राइट, कि भाई वो मतलब मेटल, मेटेलिक हाँ, कैरेक्टर गैलियम के बाद कम ही हो रहा है ना। नहीं, मेटेलिक कैरेक्टर को आप रिएक्टिविटी से समझो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से नहीं। रिएक्टिविटी सीरीज में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से देख सकते हैं। ऑब्वियसली एल्यूमिनियम एक्सेप्शन है, एल्यूमिनियम, राइट, तो इससे आप देख सकते हो कि भाई एल्यूमिनियम का एक्सेप्शन छोड़ दो। इस तरह से मतलब आप देख सकते हो कि मेटल जो है, एक मिनट, नहीं, इससे भी नहीं देखेंगे, रीजन तो यही है। देखो ये डिक्रीज होता है मेटेलिक करेक्ट, क्या कहते हैं, लुईस एसिडिक नेचर, ठीक है। लुईस एसिडिक नेचर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है वो कम हो रही है डाउन द ग्रुप। एक तो तरीका यही हो सकता है, हम ये बोलेंगे ये भाई जो हमने ऑक्टेट वाला जो रूल पढ़ा था ना, कि 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वो नेसेसरी, जो नेसेसिटी है वो सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप के लिए है, राइट, लेकिन नॉट थर्ड ग्रुप के लिए। उससे स्टेबिलिटी हम देख रहे हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, एक तरीका ये है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो हम कह रहे हैं कि भाई हाँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण वी आर गोइंग टू से कि ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन बनाएगा, जल्दी से बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तरीका ये हो गया कहने का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइज बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हैं 3d के 4f के, तो उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं है। एक रीजन तो ये होगा। हम इसको बॉन्ड उसके हिसाब से सोच सकते हैं, बॉन्ड बॉन्ड फॉर्मेशन की जो स्टेबिलिटी होगी, ओवरलैपिंग होगी बोरॉन की, तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेंगे इन कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम, गैलियम और इन सब में। तो बोरॉन जल्दी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा इन कंपैरिजन टू अदर लेट्स से एलिमेंट। अगर हम इसे कोवेलेंट की तरह समझ रहे हैं तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि इफेक्टिव लेट्स से बॉन्डिंग इधर फॉर्म होगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट, है ना, यहाँ जल्दी से एक्सेप्ट हो जाएगा, और यहाँ पे इतनी नीड नहीं है, मतलब इन दीज कंपाउंड्स ये स्टेबिलिटी का कोई रीजन नहीं है, तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं। बोरॉन बीइंग सेकंड पीरियड एलिमेंट, इसको तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, बोरॉन और एल्यूमिनियम, है ना। यहाँ पे स्टेबिलिटी हम सेकंड और थर्ड पीरियड एलिमेंट में 8 इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से देखते हैं। और केमिकल बॉन्डिंग में हमने देखा है कि जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन वाला रूल इतना वैलिड नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, एक तो ये बात समझ सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से कि यार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेने की ही जरूरत नहीं है। दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि बोरॉन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम है इन कंपैरिजन टू गैलियम, इंडियम और थैलियम, ठीक है। तो इन इन सब तरीकों से बोला जा सकता है। हालांकि ये है कि जो लुईस एसिडिक कैरेक्टर है, जो जो है वो डिक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप। यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, thus behaves as Lewis acids, and the tendency to behave as Lewis acid decreases with increase in size down the group, ठीक है। तो साइज से इंक्रीज होने से इफेक्ट क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी कम नहीं होगी जितनी यहाँ पे बोरॉन में होगी। डिक्रीज इन बैक बॉन्डिंग अगर बिहेव वो दोगे ना तो फिर उल्टा पड़ जाएगा। जैसे मान लो कोई कहे कि डिक्रीज इन बैक बॉन्डिंग, है ना,
तो इस पॉइंट को भी समझ लेते हैं। तो इफ यू आर गोइंग टू गिव दिस लॉजिक, तो आप कहोगे कि भाई यहाँ तो आराम से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई हो जा रही है, तो बाहर से लोन नहीं लेगा, घर में ही लोग देने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे इफेक्टिव है ना बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो बाहर से है ना। इस एसिडिक नेचर का मतलब क्या है, बाहर से इलेक्ट्रॉन लेना दूसरे से। यहाँ इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की सप्लाई अच्छी हो रही है, तो बाहर से कम लेगा। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग कम हो रही है, तो फिर क्या होगा, तो इसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी ना। और अब समझ में आ रहा है, तो उल्टा पड़ जाएगा वो रीजन है ना। सर क्या हम ये सोच सकते हैं कि जो एक्स है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो माइनस आई शो करेगा, जिसकी वजह से बी पे पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा हम मान सकते हैं। And अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो पॉजिटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज कर देगा ना, वो स्टेबल बना नहीं रहेगा, तो जिसकी वजह से वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है तो मान सकते हैं। नहीं, ये लॉजिक तो बिल्कुल ही गलत हो गया ना। जितना ज्यादा तुमने कहा कि ये P+ बन रहा है, राइट, P+ बन रहा है। हाँ हाँ, जितना ज्यादा डेस्परेट होगा उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेगा ना। हाँ, ये लॉजिक तो गड़बड़ हो गया ना। चार्ज तो स्टेबल नहीं बना रहेगा ना, वो दूसरा कुछ तेरा तो नेगेटिव चार्जेस भी आ जाएंगे ना, तो आप फिर से बोलेंगे। हाँ, क्या है लॉजिक आपका? मैं बोल रही हूँ अभी 3 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप्स लगे तो माइनस हाँ, वो शो करेंगे, 3+ हो गया इसमें। 3+ उसके पास आएगा। हाँ, और बाहर से अभी कोई और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप कुछ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसमें मान 3+ डिस्टेबलाइज हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा भाई, वो ऑलरेडी बेचारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, उसे और लूट लिया बेचारे के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, और डेस्परेट हो जाएगा, राइट। हाँ बिटवीन बोरॉन एंड गैलियम, गैलियम इज लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये बेचारा ज्यादा लूटा पिटा रहेगा, इसमें तो और डेस्परेशन आ जाएगा। तो ये लॉजिक नहीं है ना, आप उल्टे लॉजिक में जा रहे हो। क्योंकि से डाउन द ग्रुप तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है ना, तो अरे हाँ, तो उसके कारण पॉजिटिव कैरेक्टर आएगा ना, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैरेक्टर ज्यादा आ रहा है तो बाहर से इलेक्ट्रॉन देके नेगेटिव में बनना नहीं चाहेगा ना। नेगेटिव कहाँ बन रहा है, तो कोई नेगेटिव थोड़ी ना आ रहा है इलेक्ट्रॉन भाई, इनके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, दीज एलिमेंट्स ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। हाँ, और इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा या फिर नहीं अट्रैक्ट करेगा? वो तुम्हारे पास पहले से ही पैसे कम है ना, और मैंने तुमसे पैसे छीन लिए, अब बताओ तुम क्या करोगे, खुशी खुशी घूमोगे? नहीं समझा, यस थैंक यू। ये रीजन नहीं है, रीजन जो है वो यही हो सकता है कि मतलब एक तो स्टेबिलिटी का है, या तो आप ये बोलो कि जो इनकी डेस्परेशन है ना स्टेबल होने की, वो कम होती जा रही है ऑन द ग्रुप, जो 8 इलेक्ट्रॉन से एक्सप्लेन करते हैं कि स्टेबिलिटी इज ड्यू टू 8 इलेक्ट्रॉन। तो आपने देखा है थर्ड पीरियड और सेकंड पीरियड में ही इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन चलता है मेनली, हम चाहते हैं है ना, तो स्टेबिलिटी। जैसे आगे की तरफ बढ़ते हैं वहां पे फिर ऐसा कोई है ना, मतलब रूल नहीं है कि 8 इलेक्ट्रॉन ही होना चाहिए, राइट। हम ये बोल सकते हैं कि इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो गई। दूसरा, इसी चीज को इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, राइट, वो कम है, काफी कम है, तो they are going to gain the electron in comparison to over here। ठीक है, कुल मिला के या तो ये याद रख लो कि लुईस एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एज साइज इंक्रीज। ठीक है, anyway, BCl3 easily accept a lone pair of electron from ammonia to form this compound। यहाँ पे ये नॉर्मल एडक्ट फॉर्मेशन है, एडिशन प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। नाइट्रोजन इज हैविंग इलेक्ट्रॉन्स, इज गोइंग टू गिव टू बोरॉन। ठीक है, यहाँ पे ये एडिक्ट बनेगा। हाँ, अगर बोरॉन के कंपाउंड्स आएंगे और पूछा जाएगा कि किसका लुईस एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो वहां पे एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग रीजन दिया जाता है। अगर पूछा जाए कि बताओ BF3 और BCl3 और BBr3 और BI3 में है ना, कौन अच्छा लुईस एसिड है, तो बोलते हैं कि फ्लोरीन में
बैक बॉन्डिंग अच्छा हो जाएगा तो है ना, ये घर का कमाऊ लड़का है और आराम से इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है ना मम्मी पापा को वापस, इन कंपैरिजन टू ये आईओडी है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये पेयरिंग अच्छी नहीं होगी, इसको बाहर से इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, राइट। Ai3 को बाहर से इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है, उसका लुईस एसिडिक करेक्टर ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग से आंसर आप बता सकते हो, ठीक है। AlCl3 अचीव स्टेबिलिटी बाय फॉर्मिंग ए डाइमर। तो AlCl3 और BeCl2 में आपको याद रखना है क्लोरो ब्रिज कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। एंड ये भी याद रखना है कि ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। AlCl3 ऐसा है, दूसरा AlCl3 ऐसा है, इसके पास बैकेंड ऑर्बिटल है, इसके पास भी है, Cl से कोऑर्डिनेट कर लिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, इससे इलेक्ट्रॉन लेट्स से ना कोऑर्डिनेट कर लिया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये तो बोलते हैं क्लोरो ब्रिज कंपाउंड। एंड ये डाइमर फॉर्मेशन है, सेम डाइमर फॉर्मेशन आल्सो एग्जिस्ट विद BeCl2 और इसको हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, है ना, क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप विद एल्यूमिनियम। ये इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है ऐसे, एक और BeCl2 ऐसा हो गया, कोऑर्डिनेट। तो इसका अगर हम पूरा पॉलीमर बना देंगे तो ये ऐसा बनेगा, ये कोऑर्डिनेट होता जाएगा ऐसे, क्लोरो ब्रिज कंपाउंड बनाता है BeCl2 सिमिलर टू एल्यूमिनियम। यहाँ पे क्लोरीन जो है ब्रिज का काम कर रहा है, राइट। और ये इसको कई लोग भूल जाते हैं, उनको लगता है ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है, तो नहीं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग वहां होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होती है। यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास तो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो देयर इज नो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, तो ये बात भी याद रखनी है, ठीक है। चलते हैं आगे। In trivalent state, most of the compound being covalent are hydrolyzed in water. And for example, trichlorides on hydrolysis in water forms tetrahedral species. ये याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर हम we are talking about let's say भी जैसे AlCl3 की बात कर रहे हैं और इसकी NaOH में रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये ऐसा बनाएगा NaAlOH होल 4, ठीक है। और इसी को फिर आगे H2O निकाल देंगे तो ये NaAlO2 सोडियम मेटाएल्यूमिनेट, ये सॉल्यूशन में ऐसा रहेगा। यहाँ ये टेट्राहेड्रल है, लेकिन अगर इसको पानी में डाल देंगे, है ना, या एसिड में, एसिडिक मीडियम में इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है, then this is going to form AlH2O whole 6 ऑक्टाहेड्रल, ये याद रखना है, ये ऐसा ओवर हियर, यहाँ पे ये बनेगा और ये 4 मेंबर बनेगा, बेसिक मीडियम में टेट्राहेड्रल और एसिडिक मीडियम में ऑक्टाहेड्रल। तो है ना, the trichlorides on hydrolysis in water forms tetrahedral species. Hybridization state of element is sp3. Aluminum chloride in acidified aqueous solution form octahedral ion. इसमें एक ही एक्सेप्शन है बोरॉन का, क्योंकि बोरॉन जो है वो ये 6 नहीं बना सकता, बोरॉन के पास राइट सारी बैकेंड ऑर्बिटल नहीं होते हैं, तो वहां पे ऑक्टाहेड्रल नहीं बन सकता है। So in this complex ion, the 3d orbitals of aluminum are involved. The hybridization state of aluminum is sp3d2. याद रहेगा, बेसिक मीडियम में टेट्राहेड्रल और एसिडिक मीडियम में ऑक्टाहेड्रल। अब इन्होंने जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था पहले, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एल्यूमिनियम तो इतना है और हेलियम इतना है, predict about the formation of M3 plus in solution and compare the electropositive character of these two metals. तो ये आसानी से बना ले रहा है Al3+, और ये नहीं बना रहा है क्योंकि ये इनर्ट पे अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये नहीं बना पा रहा है। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके थे।
अब बात आ रही है एक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट आ रही है? इस बात समझ में, लॉजिक वॉजिक याद रहेंगे? हाँ ना बोलो। इनऑर्गेनिक में ज्यादा बच्चे बैठ रहे हैं ना क्लास में। मैं फिजिकल पढ़ा रहा था तो कम लोग थे। ऐसा क्यों? इनऑर्गेनिक टफ लग रही है? टफ लग रही है इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक समझ आ रहा है, आधे तो सो रहे हैं। नहीं नहीं, सो नहीं रहे होंगे भाई। सो रहे हैं? अच्छा हाथ उठाओ कितने लोग सुन पा रहे हैं मुझे। प्रूफ तो भाई कि तुम लोग जग रहे हो। ये बहुत कम है यार, 38 लोग हैं, 39। ऐसे करके ऐसे वोटिंग करते हैं जैसे वो एहसान कर रहे हैं, अरे हमने वोट डाल दिया सर। चलो, बहुत कम लोग हैं। और रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, इसमें सिंपल है, जो बोरॉन है। हाँ सर मेरे को इससे पहले वाले जो आपने पढ़ाया ना उसमें मेरे को 2 डाउट्स है। हाँ बोलो ना। एक डाउट ये है कि मेरे को Bi3 एंड Bi3 वाला जो ऑर्डर बोला ना सर आपने बोरॉन का, वो ऑर्डर मेरे को नहीं समझा। एंड मेरे को ये एक और बात थोड़ा सा डाउट आया था कि लुईस एसिड बनने का वो कैरेक्टरिस्टिक डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, ये दोनों पॉइंट्स नहीं समझे। देखो, एक बोरॉन के कंपाउंड्स में लुईस एसिडिक करेक्टर है ना, केवल बोरॉन के कंपाउंड्स। तो जैसे अगर हम बात कर रहे हैं BF3, BCl3 है ना, BBr3, तो BBr3 एंड BI3, जो हमने आपको वो पढ़ाया होगा बैक बॉन्डिंग, तो बोला था कि एक एलिमेंट आउट है ना, जब भी बैक बॉन्डिंग की बात करते हैं एक एलिमेंट सेकंड पीरियड का होना चाहिए, क्योंकि बैक बॉन्डिंग के लिए इफेक्टिव ओवरलैपिंग तभी हो पाती है ना, जब कोई सेकंड पीरियड का एलिमेंट हो, तभी थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग हो पाएगी। अगर दोनों थर्ड पीरियड के हैं, फोर्थ पीरियड के हैं दोनों, थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड, तो उनमें उतनी इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती और इसलिए कहते भी नहीं है। जब हम बोरॉन के कंपाउंड्स में लुईस एसिडिक करेक्टर बना रहे हैं, ठीक है, तो हम बैक बॉन्डिंग का सहारा ले रहे हैं। बैक बॉन्डिंग का सहारा कैसे ले रहे हैं? हमें ये पता है कि फ्लोरीन जो है और बोरॉन ये 2p2p ओवरलैप कर रहे हैं, और ये जो लोन पेयर है ये जब भी इसको दिया जाएगा तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो जाएगी 2p2p की। तो BF3 में इफेक्टिव ओवरलैपिंग ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू Bi3, क्योंकि आयोडीन जो है वो बड़ा है और ओवरलैपिंग 2p5 की हो रही है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग कम होगी। इफेक्टिव ओवरलैपिंग कम होगी तो ये बाहर से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, ज्यादा डेस्परेट होगा, है ना। बैक बॉन्डिंग के कारण इलेक्ट्रॉन तो सप्लाई नहीं हुआ ना, तो इसका लुईस एसिडिक करेक्टर ज्यादा है। ये तो था रीजन इन बोरॉन कंपाउंड्स विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग। दूसरा ये था कि अगर हम बोरॉन के एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स देख रहे हैं और गैलियम ऐसे मान लो, और इंडियम के कंपाउंड्स दिख रहे हैं, तो इनमें लुईस एसिडिक करेक्टर कैसे बताएंगे? इसमें बोला गया कि बोरॉन के कंपाउंड्स इनका एसिडिक करेक्टर ज्यादा है, लुईस एसिडिक करेक्टर ज्यादा है कंपैरिजन टू इंडियम कंपाउंड्स का। इसका रीजन हमने बोला कि या तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है +8 कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो मेनली सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में ज्यादा दिखती है। जैसे जैसे एलिमेंट्स फोर्थ फिफ्थ में जाते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 3D के कारण आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, राइट, यहाँ 4D के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है। तो दैट इज नॉट द लेट्स से मेन रिक्वायरमेंट कि 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए, ठीक है। तो स्टेबिलिटी रूल, ये जो अजम्पशन है कि 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो ये ऑक्टेट रूल के कारण है ना। बाद में हमने देखा था कि एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल में ये कंपाउंड्स ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन ना हो, राइट। एक्सपेंड भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे कंपाउंड बन सकते हैं।
उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बोरॉन और एल्यूमिनियम, राइट, इन दोनों में हम +8 कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, और यहाँ बोरॉन की जो इलेक्ट्रॉन, लेट्स से इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है वो ज्यादा है कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में फिर भी है ना वैकेंट 3d ऑर्बिटल है, बड़ा साइज है, तो इस तरह से देख सकते हैं। और इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि मेटेलिक बोरॉन और एल्यूमिनियम में मेटेलिक करेक्टर है ना, इसका नॉन मेटेलिक करेक्टर है, इसका मेटेलिक करेक्टर है, राइट। तो इस हिसाब से भी देख सकते हैं कि भाई बोरॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा, और एल्यूमिनियम जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, काइंड ऑफ मेटेलिक करेक्टर होने के कारण। तो इस बिहाफ पे बोला गया। तो कुल मिला के जो बात याद रखनी है वो यही है कि यहाँ पे जो लुईस एसिडिक करेक्टर वो डिक्रीज हो रहा है, साइज इज इंक्रीजिंग। यस सर, समझा। थैंक यू सर। अब बात आती है कि एक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, लेट्स से, और आगे हम देखेंगे मेटल नॉन मेटल। बोरॉन जो है वो उसकी 4 क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है और एक अमॉर्फस फॉर्म होती है, 1 अमॉर्फस फॉर्म। जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होती हैं वो अनरिएक्टिव होती हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है बोरॉन इज अनरिएक्टिव इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो जो भी रिएक्शन होगी वो अमॉर्फस फॉर्म के कारण होगी। एल्यूमिनियम फॉर्म से वेरी थिन लेयर, आपको पता है पैसिव लेयर फॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं, ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन। यहाँ पे HNO3 के साथ रिएक्शन में क्रोमियम एल्यूमिनियम इनमें मेनली है ना पैसिव ऑक्साइड लेयर बनती है, राइट। एल्यूमिनियम फॉर्म से वेरी थिन ऑक्साइड लेयर है ना। एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्ट करेगा अगर मान लो एटमॉस्फेयर से, तो ऑक्साइड लेयर बना लेगा Al2O3 टाइप की। ये पैसिव होती है व्हिच इज नॉट रिएक्टिंग फर्दर, एंड on the surface which protects the metal from the further attack. Amorphous boron and aluminium metal on heating in air forms B2O3, L2O3 respectively, with dinitrogen at high temperature forms nitride. Okay. ये रिएक्शंस हो गई, ये याद रखना है, ALN एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये बोरॉन नाइट्राइड, ये सब बन सकता है। Nature of these oxide varies down the group. Boron trioxide is acidic, ठीक है, 2O3 आपका एसिडिक है, एसिडिक है तो बेस से रिएक्ट करेगा, ठीक है, रिएक्ट्स विद बेस और बेसिक ऑक्साइड है ना, फॉर्मिंग मेटल बोरेट, मतलब फॉर्मिंग सॉल्ट, ठीक है। तो B2O3 की अगर रिएक्शन मान लो बेसिक ऑक्साइड जैसे CuO टाइप इनसे होगी, तो ये हम देखेंगे ना आगे, ये CuBO2 है ना, मेटल बोरेट बना देंगे, ये कॉपर बोरेट, मेटा बोरेट BO2। right. Aluminium gallium oxides are amphoteric and those of indium and thallium are basic in their property. तो ये आपको याद रखने हैं, aluminium and gallium oxides are amphoteric in nature. Reactivity towards alkali and acids. Boron does not react with acid or alkali even at moderate temperature. Yeah, the reason is same. Crystalline form में जल्दी आसानी से react नहीं करता है. But aluminium dissolved in mineral acid and aqueous alkali solution shows amphoteric character. Aluminium की आपने reaction HCl के साथ देखी तो LCl3 बन जाएगा, right? So dissolve in dilute HCl and liberates hydrogen. Since aluminium is more reactive metal than H+, इसलिए ये aluminium खुद oxidize हो रहा है और हाइड्रोजन को reduce कर रहा है। However, concentrated nitric acid renders aluminium passive by forming a protective layer on oxygen on the surface. कह रहे हैं कि HCl के साथ तो H2 मिलेगा, बट HNO3 के साथ H2 मिलना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और उसके कारण पैसिव लेयर फॉर्मेशन हो जाएगी Al2O3 की, और ये फर्दर अटैक जो है ना वो आपका मतलब H2 फॉर्मेशन या फिर जो भी रिएक्शन हो रही है वो बंद हो जाएगी, है ना। तो HCl के साथ होगा, HNO3 के साथ नहीं होगा। Renders passive का मतलब है becomes passive, right, by forming protective oxide layer on the surface. Aluminium also reacts with alkali solution, liberates dihydrogen. Aluminium की reaction NaOH से होगी, ये आपका मैंने भी बताया था टेट्राहाइड्रल कंपाउंड बनेगा बेसिक मीडियम में, ठीक है, और ये H2 गैस यहाँ पे liberate हो जाएगी।
एल्यूमिनियम कैसा कंपाउंड है जो चाहे एसिड से रिएक्ट कर रहा है, बेस से रिएक्ट कर रहा है, फोटेरिक है, एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करके हाइड्रोजन दे। Reactivity towards halogen. These elements react with halogen to form dihalide. ये तो सिंपल है, AlCl3 ये सब हमने देखा है। ओके, बस इसमें याद रखना है ये हेलियम के कंपाउंड, या लग रहा है कि ये थेलियम +3 में होगा, बट इट इज नॉट लाइक दिस, है ना। Li3 it is not like this, it is actually like this, ये +1 में और ये I3 माइनस में, तो ऐसे लिखा होगा। ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है, इसको कर लो, याद रखना। White fumes appears around the bottle of anhydrous aluminum chloride, ठीक है। अगर कहीं पे एल्यूमिनियम क्लोराइड रखा हुआ है, वहाँ पे व्हाइट फ्यूम्स उसकी बॉटल के आसपास बन जाएंगे। उसका रीजन है नाइट्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड इज पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड विद द एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। तो क्या करता है, उसके साथ रिएक्ट करने लग जाता है, और उसके कारण ये क्या करेगा, लिबरेट HCl गैस, है ना। AlCl3 plus water is going to give you AlH2O whole 6 3 plus यहाँ पे ये H+ देगा, which H+ is going to be Cl- के साथ HCl बनाएगा। Moist HCl appears white in color। ये पूछा जाता है, गुड क्वेश्चन है ये, ठीक है। व्हाइट फ्यूम क्यों बन रही है, उसका रीजन ये। इंपॉर्टेंट ट्रेंड, ब्रेक चाहिए ले लो ब्रेक, 5 मिनट का 11 बजे से पढ़ाएंगे, ब्रेक फिर 45 मिनट्स पढ़ाएंगे। ओके, resume। तो valency can be increased to 6 by, you know, like this. Most of the other metal halides are dimerized through hydrogen bonding, halogen bridging, Al2Cl6. The metal species complete its oxide by accepting electron from halogen in these halogen bridge molecules, ठीक है, ये देख चुके हैं। अब यहाँ पे यही लिखा है, boron is unable to form this, इसके बाद non availability of d block elements, d orbitals हैं, and that's why। आती है बात कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन, तो उसमें सबसे पहले है बोरेक्स। सम यूजफुल कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन आर बोरिक एसिड एंड बोरोक्स, ठीक है, ये दो हैं, और डाइबोरिन और है, जिसमें हमने सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पढ़ा है, इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले बोरेक्स है, तो बोरेक्स इज नथिंग बट, अगर आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर, तो एंड ये बोरेक्स इज कॉल्ड एज Na2B4O7.NH2O, ठीक है, और दिस इज कॉल्ड एज B4O5 बोरॉन यहाँ पे, एंड OH होल 4 माइनस। इसमें बोरॉन 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 बोरॉन, every boron is having one OH bond, and between these borons there is one oxygen। उसका जो एनायन, ये तो कंपाउंड का फॉर्मूला है, बट एक्चुअल में जो कंपाउंड है वो ये है, इसमें जो आयन आता है वो ये है, और .8H2O। यहाँ पे ये इस तरह से 4 ऑक्सीजन आ गए, और 2 ऑक्सीजन के बीच में, सॉरी 1 ऑक्सीजन इस तरह से और है। तो आउट ऑफ दीज 4 बोरॉन 2 आर sp2 hybridized and 2 borons are sp3 hybridized, और इसीलिए जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा, है ना। अच्छा, ये जो sp3 हाइब्रिडाइज है, जो 4 बॉन्ड बना रहे हैं, उनके कारण नेगेटिव चार्ज आएगा, इसलिए यहाँ पे ये 2 माइनस आया है ना। जैसे BF4 माइनस में, BF3 में देखते थे तो आप ना 3 बॉन्ड बना रहे हैं ऐसे, जैसे BF4 माइनस आता था, तब इसका मतलब क्या हुआ, ये 4 बॉन्ड बना रहा है और बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता था, राइट। सेम इज ओवर हियर, जब ये बोरॉन 4 बॉन्ड बनाएगा,
चार बॉन्ड तभी बना पाएगा जब इसको एक इलेक्ट्रॉन मिला होगा बाहर से, तभी तो बना पाएगा। हाँ, चार बॉन्ड बना रहा है तो नेगेटिव चार्ज है, 2 माइनस चार्ज आ गया। ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसकी जब हाइड्रोलिसिस होती है, हाइड्रोलिसिस का मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग, तो ये बॉन्ड ब्रेक करोगे आप, है ना, इसके बोरॉन के हेल्प से ये बॉन्ड टूटेंगे। ये जितने भी ऑक्सीजन बॉन्ड हैं इनके कारण दो तो बोरॉन ऐसे हैं तीन बॉन्ड बना रहे हैं, तो वो बना लेंगे H3BO3, ठीक है। और बाकी के दो बॉन्ड होंगे, दो बोरॉन होंगे, वो बनाएंगे BOH4 माइनस, ठीक है। समझ में आ रही है? इनकी जब हाइड्रोलिसिस होगी तो दो बोरॉन जो तीन बॉन्ड बना रहे हैं वो हो गए H3BO3, और दो बोरॉन जो चार बॉन्ड बना रहे हैं वो हो जाएंगे BOH4 माइनस। ये जो बोरेक्स है, बोरेक्स का जो स्ट्रक्चर है, ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स एसिड, वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। इसको क्या बोलेंगे? बफर सॉल्यूशन। सॉरी, बोरेक्स का जो सॉल्यूशन है पानी में, है ना, हाइड्रोलिसिस होने पे, दैट इज आल्सो बिहेव्स एज बफर सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि वो क्या दे रहा है? वीक एसिड दे रहा है और सॉल्ट ऑफ एसिड दे रहा है। समझ में आया? हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड बात समझ में आ गई, स्ट्रक्चर समझ में आ गया। ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन है, राइट, है ना, ये बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा है, राइट। अच्छा, इसमें एक और बात होती है, तो ये है बोरेक्स के स्ट्रक्चर में कि अगर हम हीट कर दें बोरेक्स को, ठीक है, इफ वी आर गोइंग टू हीट इट, उसमें लॉस ऑफ वाटर हो जाता है। ये वाटर जो है NH2O ये निकल जाएगा, Na2B4O7 से पहले ये वाटर निकल के, है ना, निकल जाएगा, और जब ये निकलेगा तो ये पोरस हो जाएगा स्ट्रक्चर। बोरेक्स सॉलिड है, आई थिंक बोरेक्स हमने कहीं देखा होगा, बोरेक्स, हाँ देखा है बोरेक्स, सुना है बोरेक्स। देखो बोरिक एसिड तो याद होगा, कहाँ बोरिक एसिड, अच्छा कहाँ सुना है बोरिक एसिड पाउडर, कहाँ सुना है? कैरम में, कैरम खेलते समय सुना है? और बोरिक एसिड और कहाँ सुना होगा? हाँ, अच्छा, बोरिक एसिड अगर कभी आपने आई ड्रॉप देखा होगा ना, तो उसमें भी लिखा होता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है वो, मतलब बहुत ही डाइल्यूट में उसमें बोरिक एसिड लिखा होगा आई ड्रॉप में, बोरिक एसिड। बोरिक मैंने, मेरे को मतलब याद आ रहा है और नहीं भी याद आ रहा है, बोरिक मैंने कहीं तो यूज में देखा है। क्लीनिंग में शायद आई थिंक यूज होता है बोरेक्स कहीं पे क्लीनिंग वगैरह होती है उसमें बोरेक्स, कॉकरोच किलर ठीक है, क्लीनिंग में होता है शायद, राइट, बट वी हैव टू चेक, मुझे याद नहीं है। बोरेक्स इन स्लाइम मेकिंग, अच्छा हाँ, स्लाइम मेकिंग इन सब में होगा, राइट। एनीवे, बोरेक, तो ये स्वेल होता है, और इसके बाद एक टेस्ट आता है बोरेक्स बीट टेस्ट, ठीक है। उसमें वो बोरेक्स बीट टेस्ट क्या है? बोरेक्स बीट टेस्ट है आपकी जो सॉल्ट एनालिसिस है, मेटल आयनिक सॉल्ट, ठीक है। आपने शायद थोड़ा बहुत सॉल्ट एनालिसिस किया होगा, तो उसमें आपको जो सॉल्ट दिए जाते हैं उनमें कुछ ट्रांजिशन मेटल्स के सॉल्ट जो है वो बोरेक्स बीट टेस्ट से, हाँ, ये कलर्ड नहीं होता है। जो मेटल बोरेट्स होते हैं ना, जो अभी मैंने लिखा था CuO के साथ, है ना, CuBO2, ये कलर्ड होते हैं। ये ग्लास बीड बनाता है, B2O3 बोरिक ऑक्साइड बनता है। तो आप Na2B4O7 को हीट करोगे, ये वाली रिएक्शन है, तो पहले ये वाटर निकल के Na2B4O7 बन जाएगा, और फिर यहाँ पे ये मेटल बोरेट एंड बोरिक एनहाइड्राइड B2O3, है ना, या बोरॉन ऑक्साइड ये बन जाएगा। ये ग्लास बीड की तरह होता है, ग्लास बीड,
और ये B2O3 जैसे किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये मेटल बोरेट बना लेता है BO2 ट्वाइस। और ये मेटल बोरेट जो है वो कलर्ड होते हैं, ये ब्लू कलर देता है, राइट। अगर हम इसको करेंगे तो ये ब्लू कलर की बीड बनेगी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। अगर इसको हीट करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ये ब्लू कलर की बीड बनती है, और इसका ब्लू कलर की एक्चुअली कोबाल्ट के साथ भी बनती है, तो मैं कलर लिखा दूंगा। तो अब फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि कॉपर के कारण ब्लू है कि कोबाल्ट के कारण ब्लू है। उसको रिड्यूसिंग फ्लेम में भी बर्न करते हैं, ठीक है। तो किसमें बर्न करते हैं? रिड्यूसिंग फ्लेम में बर्न करते हैं। तो रिड्यूसिंग फ्लेम में कोबाल्ट जो है वो ब्लू का ब्लू ही रहता है, और रिड्यूसिंग फ्लेम में जो ये कॉपर है, कॉपर रिड्यूस हो गए, मतलब कॉपर ऑक्सीडाइज था, कॉपर रिड्यूस होकर Cu में अगर पहुंचेगा तो ये रेडिश ब्राउन होता है कॉपर। जैसे कॉपर का कलर होता है ना, कॉपर के मग वगैरह देखे होंगे तो उसमें दिखा होगा, तो वैसा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं आगे, राइट। It is most important compound of boron. It is vast white crystalline solid of formula Na2B4O6.07.10H2O. In fact, it contains the tetranuclear unit B4O5 OH4 minus, and the correct formula therefore is Na2B4O5 OH4 not 8H2. Borax dissolved in water to give an alkaline solution. तो ये NaOH 4H3BO3 लिखा है, या इसी को आप लिख सकते हो H3BO3 plus 2 है ना, BOH whole 4 acid. On heating, borax first loses water and swells up. प्लस हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल चले जाएंगे तो थोड़ा swelling आएगा. On further heating, it turns into transparent liquid, solidify into glass-like material known as borax bead. ठीक है. Metaborates of transition metals have characteristic color, and therefore borax bead test can be used to identify them in the laboratory. For example, when borax is heated in Bunsen burner flame with cobalt oxide on a loop of platinum wire, a blue colored cobalt borate is formed. Okay, cobalt metaborate is formed. ये blue color का बनेगा. अब इसमें कुछ बातें जैसे याद रख सकते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट में. इसमें होता क्या है, कैसे प्लेटिनम वायर ले रहे हैं, उस प्लेटिनम वायर पे हमने बोरेक्स पाउडर लिया और उसको हीट किया पहले, राइट. हीट करने के बाद एक ग्लासी बीड बनी, और फिर उस ग्लासी बीड को आपने फिर सॉल्ट से में निकाल लिया, जैसे है ना, जैसे सॉल्ट यहाँ रखा हुआ है, तो ये आपका हीटेड ये ग्लासी बीड है, इसको यहाँ पे टच कराया तो कुछ सॉल्ट इस पे चिपक जाएगा. इसको फिर से आपने बर्न किया, हीट किया. अब ये जो ग्लासी बीड है अगर आपकी कलर्ड बन रही है तो आप यू कैन से कि कौन सा मेटल इस सॉल्ट में हो सकता है, राइट. इसमें भी दो पार्ट होते हैं, जो फ्लेम होती है, राइट. उसमें ये ऐसे फ्लेम है तो उसमें जोन्स होते हैं, राइट. और जो आपका ये बाहर की तरफ होता है ना, बिल्कुल आउटसाइड पे, राइट, ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन मतलब जो भी फ्यूल है ऑक्सीजन के साथ है ना. और जो अंदर वाला है बिल्कुल अंदर, वो रिड्यूसिंग फ्लेम होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम है, ठीक है. तो फ्लेम जैसे मान लो आप जो बना रहे हो, और उसमें हम देखेंगे और इसमें जो टेम्परेचर वाला पार्ट है वो ऐसा होता है कि बाहर सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है आउटर में, और इनर में लेट्स से यू आर गोइंग टू से कि ये सबसे कम होता है ना टेम्परेचर. ये फ्लेम के भी पार्ट होते हैं कि भाई कौन सा कहाँ पे है.
हेलो सर। हम्म, सर तो बाहर वाला फ्लेम ऑक्सीडाइजिंग है एंड अंदर वाला फ्लेम रिड्यूसिंग है। हाँ। एंड और सर इसमें एक्चुअली कलर से भी बताते हैं कई जगह कि वो कलर चेंज होगा। जैसे आप जैसे एसिटिलीन वगैरह की फ्लेम बना रहे हो, कलर से भी बताते हैं कि कलर कैसा रहेगा, कहाँ पे रहेगा, राइट। ये भी होता है कि कलर कैसा दिख रहा है। जैसे ऑक्सीजन की जितनी सप्लाई होगी उसके हिसाब से उसका कलर चेंज होता है, तो उसमें कलर के हिसाब से भी बताते हैं ये ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग है या रिड्यूसिंग है। ये तो मैंने मोमबत्ती वाला बता दिया है ना, और नॉर्मल बर्नर वाला फ्लेम बता दिया है। लेकिन जहाँ पे हम वेल्डिंग वगैरह करते हैं तो उसमें कलर के हिसाब से भी आता है, राइट। एनीवे, तो अभी मैं क्या बात कर रहा था, राइट। अभी यहाँ पे बोरेक्स बीट टेस्ट में क्या है, इसमें कुछ मेटल्स हैं जिनके बारे में आप आसानी से बात कर सकते हो। जैसे कि मैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में लिख रहा हूँ कलर, और यहाँ पे मैं रिड्यूसिंग फ्लेम में कलर लिख रहा हूँ। कोबाल्ट का तो कलर ब्लू ब्लू ही रहता है, ब्लू। ऑक्सीडाइजिंग में हॉट में ही लिख रहा हूँ मैं, इन हॉट। कोल्ड में भी जैसे रहता है तो 4 कलर आ जाएंगे तो याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं आई एम जस्ट राइटिंग इन हॉट कंडीशन, है ना। जब आप गर्म कर रहे हो तो आपको कलर कैसा दिखेगा, तो ये कोबाल्ट का ब्लू ही ब्लू रहता है। क्रोमियम का ऐसे सिमिलरली ग्रीन का ग्रीन ही रहता है, ठीक है। एंड कॉपर का ब्लू, और फिर रिड्यूसिंग में रेड आ जाता है, ब्राउन और रेड, यू कैन से ब्राउन रेड, ठीक है। आयरन का अगर मान लो आयरन का टेस्ट है, उसमें होता है येलो, येलो कलर आपका, येलो और लाइट ग्रीन। रिड्यूसिंग में इट इज गोइंग टू बी लाइट ग्रीन। और एमएन का होता है रेड, रेड और ग्रे, रेड ग्रे, ग्रे, और ऐसे निकल के साथ भी है रेड ब्राउन टू ग्रे। थोड़ा कलर में आगे पीछे थोड़ा ग्रे की जगह कुछ और भी लिखा हो सकता है, बट दीज आर द कलर। ये तो ऐसे पहचानते हैं कौन से वाले एलिमेंट हो सकते हैं। क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड कॉपर, हाँ तो हो गए। चलते हैं आगे, ये हो गया अब। हाँ, सर बोरेक्स बीट टेस्ट सिर्फ कलर्ड सॉल्ट्स के लिए देते कि सारे सॉल्ट्स के लिए? केवल केवल और केवल ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, सारे के तो कलर आते ही नहीं है, है ना। हाँ। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो मेटल्स होते हैं उनमें कलर आता है डी ट्रांजिशन के कारण। ओके। कलर लर्न कर लो अगर, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये वाला ही ज्यादा पूछा जाता है, कॉपर और कोबाल्ट का ही पूछा जाता है ज्यादा। ब्लू कलर, कॉपर में बस ब्लू का रेड ब्राउन है, और कोबाल्ट का ब्लू का ब्लू ही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ऑर्थोबोरिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, तो ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। H3BO3 is a white crystalline solid with a soapy touch. It is sparingly soluble in water but highly soluble in hot water. Yeah, it can be prepared by acidifying, ये हम देख चुके हैं, Na2B4O7 से बना सकते हैं H3BO3. It is also formed by hydrolysis of most boron compound. अगर आप BCl3 की रिएक्शन करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, राइट, वाटर से, तो आपको याद होगा हमने हाइड्रोलिसिस में बताया था ऑक्सीडेशन नंबर विल नॉट चेंज अपार्ट फ्रॉम जिनॉन। जिनॉन के कंपाउंड्स में बस याद रखना है, जिनॉन में XeF6 में ऑक्सीडेशन नंबर नहीं चेंज हो रहा है, बाकी XeF2 में भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था, राइट। ये आपका +2 से जिनॉन में जा रहा था, NO2 में जा रहा था, और XeF4 में तो इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन ही हो रहा था, Xe और XeO3 में जाके +6 में जा रहा था, और फिर O2 में भी जा रहा था। तो ये दो कंपाउंड्स हैं जहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रही है तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है। बट जनरली कंपाउंड्स में जब भी हाइड्रोलिसिस होती है तो ऑक्सीडेशन नंबर विल नॉट चेंज। बोरॉन +3 में है, हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या बनाएगा, BOH होता है। तो किसी भी बोरॉन के हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे हम तो क्या दे देगा ना, बोरिक एसिड। In most boron compounds, halides, hydrides,
It has a layered structure in planar BO3 units are joined by hydrogen bonding as shown in this figure. ठीक है, तो ये आप देख लो, ये एक H3BO3 की पूरी यूनिट हो गई। ठीक है, सिमिलरली एक दूसरी यूनिट ये हो गई है ना, राइट। और ये आपस में ये दोनों यूनिट्स कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रही है, उसमें लेयर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इनमें, राइट। इसीलिए बोरिक एसिड का सोपी टच है लेयर्ड स्ट्रक्चर के कारण, राइट। हाइड्रोक्सिल आयन, अच्छा, इसकी जब हाइड्रोलिसिस होती है तब क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाता है, BOH होल 4 माइनस एंड H प्लस। ये हमने याद हो, हम बोलते हैं कि H3BO3 इज मोनो बेसिक एसिड, मोनो बेसिक एसिड, ठीक है। दो इट इज हैविंग 3 हाइड्रोजन बट इट डज ओनली गिव्स 1 H प्लस, ये मोनो बेसिक एसिड है। इसके बारे में हम ये भी बोलते थे कि ये अरीनियस एसिड नहीं है ना, ये अरीनियस एसिड नहीं है, ये खुद का H प्लस नहीं देता है। अरीनियस एसिड की एसिड बेस की डेफिनेशन थी, जो अपना खुद का H प्लस दे वो एसिड, और जो OH माइनस दे वो बेस, ठीक है। अगर हम इसको हीट करेंगे H3BO3 को, तो ये बोरिक एसिड से मेटाबोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, एक H2O निकल जाएगा, और फिर उसको फर्दर हीट करेंगे तो B2O3 में कन्वर्ट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोरिक एसिड को लेट्स से हीट करते हैं, इनफैक्ट इससे ये H2B4O7 बनता है बीच में, एंड फिर ये अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस, एंड फिर HBO2 से ये अराउंड 160 डिग्री सेल्सियस ये बनता है, और फिर फर्दर हीटिंग पे फिर ये बनता है, ठीक है। H4B2O7 है ना, जैसे Na2B4O7 हमने पढ़ा था, H4B2O7 को और हीट करेंगे फर्दर, तो फिर ये मिल जाएगा हमें B2O3। इसमें ये याद रखना है, इसको बोरिक एनहाइड्राइड बोलते हैं, है ना, H3BO3 बोरिक एसिड का एनहाइड्राइड, बोरिक एनहाइड्राइड, इसको हीट करेंगे तो बोरिक एनहाइड्राइड मिल जाएगा, ठीक है। बोरिक एसिड के बारे में ये भी बोला जाता है, ये कंसिडर्ड वीक एसिड, वीक एसिड है, और इसीलिए जब इसके साथ NaOH की टाइट्रेशन कराते हैं तो हमें कोई शार्प एंड पॉइंट नहीं मिलता। जैसे याद हो आपको टाइट्रेशन, है ना, उसमें कोई शार्प एंड पॉइंट नहीं मिलता। शार्प एंड पॉइंट का मतलब क्या है, टाइट्रेशन होगी तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, राइट। यहाँ पे हम देखते हैं कि pH चेंज हो रहा है, राइट। pH चेंज हो रहा है तो वी यूज्ड टू से कि यार यहाँ पे सडन जंप आ रहा है, तो यहाँ पे एंड पॉइंट आपको क्लियर मिल जाएगा। बोरिक एसिड में कोई शार्प एंड पॉइंट नहीं मिलता है, ये काफी वीक है। इसके पीछे रीजन यही है कि ये अपना ये जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन, बहुत ज्यादा जल्दी से H प्लस देता नहीं है, बहुत ज्यादा H प्लस। बट अगर इस बोरिक एसिड को किसी पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ डाल दिया जाए, है ना, इसको किसी पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप जैसे ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया, राइट, एथाइलिन ग्लाइकॉल हो गया, वो सब क्या करते हैं, ये BOH होल 4 माइनस को स्टेबल कर देते हैं, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड। पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड ऐसे होने चाहिए जिनमें सिस कॉन्फ़िगरेशन हो, दोनों OH एक ही तरफ हो, पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड लेट्स से ग्लूकोज, शुगर, है ना, कुछ भी आप डाल सकते हो, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। तो अगर इसको डालेंगे तो ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके इसको स्टेबल बना लेता है, स्टेबलाइज, स्टेबल हो जाएगा तो, है ना, ये ऐसा कुछ बना लेगा ये, है ना। तो इसके OH और इसके OH मिलके ऐसे H2O निकाल दो, राइट, ये हो गया आपका CH2OH, CH2OH, इसके साथ रिएक्शन हो रही है +4H, ये स्टेबल हो जाता है, रिलेशन हो गया मतलब स्टेबल हो गया, है ना, रिलेशन स्टेबल होने के कारण क्या होगा, फिर ये शार्प एंड पॉइंट देगा, क्योंकि अब ये जो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है Ka है वो ज्यादा हो जाएगा। शार्प एंड पॉइंट या फिर टाइट्रेशन करने के लिए फिर हम
पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड डाल देंगे तो हमें शार्पन पड़ जाएगा। ये तो बोरिक एसिड के बारे में बात हो गई। और इसमें आता है इसका टेस्ट, इसलिए तो क्योंकि दोनों OH सेम साइड होंगे। जैसे मान लो, जैसे ऑब्वियसली यहाँ पे तो अभी सिस की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है, ग्लूकोज वगैरह है, जिनमें OH कई सारे हैं, तो दो OH एक साथ होंगे तो 5 मेंबर्ड रिंग बन सकती है आसानी से। दोनों OH अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो फिर नहीं बनेगा ना। हाँ भाई, इसलिए सिस क्या बोल रहा था मैं, इसमें एक रिएक्शन और आती है, टेस्ट ऑफ बोरेट रेडिकल, टेस्ट ऑफ बोरेट रेडिकल, टेस्ट ऑफ बोरेट रेडिकल। तो ये हो गया BO3 -। ये अगर मान लो कहीं पे रेडिकल है, राइट, बोरेट रेडिकल, तो इसमें क्या रिएक्शन होती है कि जो आपका बोरिक एसिड है H3BO3, मतलब जो भी आपका ये बोरेट सॉल्ट है उसको एसिड में डालेंगे, H3BO3 बन जाएगा ये, और फिर इसकी रिएक्शन कराएंगे इथाइल अल्कोहल से। जैसे अभी हमने देखा कि इसके OH और इथाइल अल्कोहल के OH मिलके H2O निकाल देंगे, है ना, ये ऐसे लिखा हुआ है BOH OH OH, ये लिखा है C2H5OH टाइम, H2O निकालेंगे तो ये बनेगा क्या, BOC2H5 C2H5 BOC2H5, ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा। इथाइल बोरेट इसको बोलते हैं, इथाइल बोरेट। और इसके कारण ये ग्रीन, लेट्स से ये वॉलेटाइल होता है, ये जब ये बर्न होगा तो ग्रीन कलर की फ्लेम बनेगी, है ना, राइट। तो ये जो है ना, दैट इज गोइंग टू ऑन ग्रीन, लेट्स से वी कैन से O2 की प्रेजेंस में और हीटिंग डेल्टा, वी कैन से ग्रीन कलर्ड फ्लेम, देन इट इज गोइंग टू कंफर्म कि ये बोरेट रेडिकल है या नहीं है, ठीक है। तो ये बोरिक एसिड हो गया, बोरेक्स। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मतलब पार्ट आता है वो है डाइबोरेन्स। डाइबोरेन्स का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग आती है, राइट, ये वाली। ये हम स्ट्रक्चर बता चुके हैं डाइबोरेन का, फिर से एक बार देख लेते हैं। डाइबोरेन, OH6, यहाँ बोरोन, यहाँ बोरोन, 2 हाइड्रोजन, ये हो गए आपके टर्मिनल हाइड्रोजन, ये भी टर्मिनल हाइड्रोजन, दिस वन इज ब्रिजिंग हाइड्रोजन, ब्रिजिंग हाइड्रोजन। इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कैसे, बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ वैकेंसी, यहाँ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ वैकेंसी, यहाँ फिर इलेक्ट्रॉन तो यहाँ वैकेंसी, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ वैकेंसी, यहाँ अल्टरनेट हमने बना दिया, राइट। Along this bond there are only 2 electrons, बोरोन का और एक हाइड्रोजन का, that's why it is called 3 center 2 electron bond और बनाना बॉन्ड, ठीक है। अब इसमें और कौन कौन सी बातें आती है, एक आती है बॉन्ड लेंथ की, x और y, है ना। बोरोन की बॉन्ड लेंथ विद टर्मिनल हाइड्रोजन, बोरोन की बॉन्ड लेंथ विद ब्रिजिंग हाइड्रोजन, XY, है ना, ये क्या है x, ये है y। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर है, और यू कैन से पार्शियली है, एक तरह से आधा बॉन्ड ही है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में, और ये y है, ये वाला y, सॉरी ये तो x और ये भी x ही होगा। बोरान की ब्रिज से, B फॉर ब्रिज, B फॉर टर्मिनल। तो इन दोनों में बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होती है, तो ब्रिज वाले की, ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। और अगर एंगल देखेंगे, जैसे मान लो ये अल्फा है और ये बीटा है, टर्मिनल बोरॉन टर्मिनल, एंड ये एंगल है, एंड ब्रिज बोरॉन ब्रिज हाइड्रोजन वाला। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो रिपल्शन कम होगा, इसलिए ये दब जाएगा। रिपल्शन ज्यादा होगा तो अल्फा इज मोर देन बीटा, ये ज्यादा होता है। 2 बनाना बॉन्ड है, 2 बनाना बॉन्ड और 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है इसमें। और इसमें ये बात क्या याद रखनी है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है,
ये ब्रिज और टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये राइट, एक ही प्लेन में नहीं होगा। लेंथ का लॉजिक ये है कि यू कैन से आधा बॉडी है, ये आधा बॉन्डी है, एक तरह से एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, एक तरह से। देख लेते हैं स्ट्रक्चर यहाँ पे। देखो ये बॉन्ड लेंथ 119 पिकोमीटर है, बोरॉन टू टर्मिनल एंड बोरॉन टू ब्रिज 134 है, which is more. And bond angle alpha beta we are going to say तो 120 डिग्री है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्शन ज्यादा, और यहाँ पे लेट्स से इसमें और या फिर यहाँ पे एक जगह इलेक्ट्रॉन है और एक जगह इलेक्ट्रॉन वैकेंसी है तो रिपल्शन कम, तो ये क्या हो जाएगा, दब जाएगा। रिपल्शन ज्यादा के कारण ये फैल जाएगा, तो ये अल्फा बीटा में ये कम। ठीक है, ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया डाइबोरॉन का। में ये टर्मिनल और ब्रिज एक ही प्लेन में नहीं होंगे, तो ये देखो इन्होंने एक प्लेन बनाया, राइट, इसमें ये टर्मिनल वाले हैं और ये ऊपर और नीचे हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट बोरॉन हाइड्राइड नोन इज डाइबोरेन। सिंपलेस्ट का मतलब क्या है, कई सारे और भी कंपाउंड बन सकते हैं, जैसे इनका फॉर्मूला होता है BN+4 2 ये 6 हो गया, 4 तो 8 हो गया ऐसे, और एक होता है BnHn+6 वाले भी आते हैं। Simplest boron hydride known is diboron. It is prepared by किसी भी, है ना, बोरॉन हैलाइड की रिएक्शन किसी भी हाइड्राइड से करा लो, मेटल हाइड्राइड, LiH से कराओ, NaH से कराओ, LiLH4 से कराओ, इन सब से किसी से भी कराओ, हाइड्राइड दे दो, है ना, H-, अगर हाइड्राइड दे दोगे तो ये B2H6 बन जाएगा। तो सिंपलेस्ट मेथड क्या है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग बोरॉन ट्राइहैलाइड और ट्राइफ्लोराइड विद LiLH4 डाइथाइल ईथर। ठीक है, a convenient laboratory method for preparation of diboron involve the oxidation of sodium borohydride NaBH4। ठीक है, अगर आपने NaBH4 ले लिया, ये हमने हाइड्राइड बोरॉन का ही ले लिया है, कि आयोडीन से रिएक्शन हो रही है। ठीक है, बन गया। ठीक है, फिर BF3 की NaH से रिएक्शन करा दो, याद रहेगा ना, किसी भी हाइड्राइड से रिएक्शन करा दो आपको ये B2H6 मिल जाएगा। डाइबोरेन इज प्रोड्यूस ऑन इंडस्ट्रियल स्केल बाय द रिएक्शन ऑफ BF3 विद सोडियम हाइड्राइड। कई बार ये पूछ लेते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे कैसे बनाएंगे और लेबोरेटरी में कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये भी याद रखना पड़ेगा, लेबोरेटरी में NaBH4 से बनाते हैं आयोडीन के साथ रिएक्शन करके। NaH ज्यादा रिएक्टिव होता है, NaH ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो लेबोरेटरी में आई थिंक दैट इज द मेन रीजन। NaH H- आ रहा है ना अच्छा सा, तो जो रिएक्शन इन्वॉल्व होगी उनमें एनर्जी जो रिलीज हो रही है इंडस्ट्रियल लेवल पे वो यूज कर रहे होंगे और लेबोरेटरी में नहीं। एनीवे, डाइबोरेन इज कलरलेस हाईली टॉक्सिक गैस, और डाइबोरेन कैचेस फायर विद स्पॉन्टेनियसली अपॉन एक्सपोजर टू एयर। इसीलिए जो डाइबोरेन है ये फ्यूल, रॉकेट फ्यूल की तरह काम करती है ना, बर्न्स इन ऑक्सीजन रिलीजिंग एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। बहुत बढ़िया तरह से ये बर्न हो रही है। इसको याद रखने का तरीका यह है कि बोरेन को आप C2H6 की तरह समझ लो, इथेन की तरह, है ना, रिएक्शन होगी तो ऑक्साइड बनेगा CO2 B2O3 H2O, और ये फ्यूल की तरह है तो ये एनर्जी, इतनी सारी एनर्जी दे रहा है, ये रॉकेट फ्यूल में भी यूज होता है। तो चाहे वो B2H6 हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, NH4 हो, ये सब जो है बर्न करने पे बहुत सारी एनर्जी देते हैं, राइट। हाइड्रोजन के बारे में भी पढ़ चुके हो आप, ये रॉकेट फ्यूल की तरह ये भी, वो भी यूज होता है। Most of the higher boranes are also spontaneously flammable in air। Flammable in air का मतलब क्या है, catches fire। ठीक है, boranes are readily hydrolyzed by water to give boric acid। तो बस यहाँ पे बोरॉन B2H6 की रिएक्शन हो रही है वाटर से, तो क्या बनेगा, BOH होल थ्राइस बनेगा। ठीक है, अब ये बताओ
B2H6 में बोरॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है कि हाइड्रोजन? B2H6 में बोरॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है या हाइड्रोजन? हाइड्रोजन। ये तो +3 हो गया है ना, ये -1 हो गया, राइट? हाइड्रोजन -1 H+ से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? H2 -H+ H2 एक रिएक्शन, और B+3 से क्या हो गया? BOH होता है। इस तरह से ये रिएक्शन याद कर सकते हैं। डाइबोरॉन अंडरगोज क्लीवेज रिएक्शन, ये याद रखना है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये कहते हैं कि ये ब्रेक हो जाएगा। क्लीवेज रिएक्शन का मतलब क्या है? ब्रेक हो जाएगा। तो ये B2H6 का जो स्ट्रक्चर है ये 2 तरह से ब्रेक होता है। एक है B2H6 का स्ट्रक्चर, एक बार फिर से लिख लेते हैं। एक तो हम बोल रहे हैं कि ये क्लीवेज रिएक्शन में कुछ ऐसा टूटेगा, ऐसा तोड़ दो, ये क्या बनेगा? BH2 प्लस BH4 माइनस। ये बनता है स्मॉल, ऐसा क्लीवेज होता है तो बोलेंगे हेटेरोजेनियस सॉरी हेटेरोलिटिक क्लीवेज, है ना? हेटेरोलिटिक क्लीवेज with small amines and अमोनिया के साथ भी ऐसा ही ब्रेक होगा, ठीक है? और अगर हम B2H6 को ऐसा लिखें, और कुछ ऐसा टूट रहा है, ये 2 टाइम्स BH3 में, इसको बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज जिसमें फ्री रेडिकल टाइप बन रहा है, ये विद लार्ज अमाइंस, ठीक है? तो याद रहेगा, स्मॉल अमाइंस ऐसा कुछ टूट रहा है, विद लार्ज अमाइंस ऐसा कुछ टूट रहा है। So diboranes undergoes cleavage reaction with Lewis acid to give boron attack। तो ये बड़ा सा अमाइन है ना? अमोनिया नहीं है, इस पे कुछ ऐसा BH3.MME3 बन रहा है। सिमिलरली अगर ये CO के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये ऐसा एडक्ट बन गया। CO इज आल्सो ए लुईस बेस ना, तो NH3 है, लिगेंड की तरह बिहेव करता है, लोन पेयर है, ऐसा कुछ बन रहा है। Reaction with ammonia with diboranes gives initially B2H6 2.2 NH3 which formulated as, यहाँ देख लो, ये BH4 minus and BH2 plus. Further heating gives borazine which is B3N3H6 known as inorganic benzene। तो यहाँ पे ये याद रखना है, रिएक्शन विद अमोनिया, जिसकी रिएक्शन विद अमोनिया, इसकी रिएक्शन विद अमोनिया क्या है? सिंपल है कि अगर हम B2H6 लेंगे और NH3 लेंगे, 1:2 रेशियो में, ये लो टेम्परेचर पे तो कुछ ऐसा बनाता है, BH2 NH3 होल ट्वाइस प्लस एंड BH4 माइनस एट लो टेम्परेचर। और इसी को अगर हम हाई टेम्परेचर पे रखें तो ये बनाता है B3N3H6, बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो ये इनऑर्गेनिक बेंजीन आपका बना लेगा। इनऑर्गेनिक बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? BNNBBN। यहाँ नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन के बैक एंड ऑर्बिटल में, और ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। We are going to break this structure into charges, तो ये कैसा हो जाएगा? बोरॉन को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया तो माइनस चार्ज, नाइट्रोजन है लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज, बोरॉन को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला, नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन to positive charge, boron has gained 1 electron to negative charge and positive charge. So the molecule is having polar bonds, ठीक है? Molecule is also having polar bonds,
पोलर बॉन्ड होने के कारण क्या होगा, ये बेंजीन के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव, ठीक है। तो ये क्या होता है, बेंजीन के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होता है, ब्रेक भी हो जाता है। इफ वी आर गोइंग टू लेट्स से रिएक्ट, तो ये ब्रेक भी हो जाएगा। इसमें हाइड्रो ब्रेक होने का मतलब है इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। तो अगर ये हाइड्रोलिसिस में जाएगा तो ये क्या बनाएगा, बोरॉन जो है वो तो कन्वर्ट हो जाएगा आपका ऑन हाइड्रोलिसिस। पे लिख लेते हैं ये बात, इनऑर्गेनिक बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन ऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन ऑर्गेनिक बेंजीन। इसका नाम याद रखना है ना, इसका नाम है बोराजीन, ठीक है, बोराजीन। और inorganic benzene is more reactive than organic benzene due to polar bonds, and on hydrolysis polar bond है तो ब्रेक हो जाते हैं ये बॉन्ड, gives NH3 and H3BO3। हाँ ये 1:2 के रेशियो में लेंगे। और इसमें एक और बात आती है कि इसको फर्दर हायर टेम्परेचर ले, वेरी हाई, ये हाई टेम्परेचर है अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस, एंड इफ वी आर गोइंग टू फर्दर हीट इट, तो यहाँ बोरॉन नाइट्राइड बन जाता है, BNX, बोरॉन नाइट्राइड, व्हिच इज हैविंग ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर, like structure। तो ये हो गया, इट इज हीटिंग बोराजीन, ओके, रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसकी अगर रिएक्शन होगी है ना 1:2 के रेशियो में, तो कुछ ऐसा बनेगा हाई हीट पे। स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन हमने कर लिया। इसमें अब ये बात आती है कि ये जो दो बॉन्ड होते हैं, these bonds are not breakable, very easily ये ब्रेक नहीं होते हैं, और you can say these are not cannot be substituted, है ना, these hydrogens, ये 4 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं आसानी से, टर्मिनल ब्रिजिंग वाले नहीं होते हैं। तो इसकी रिएक्शन कैसे, ये बात प्रूफ कैसे होती है, अगर हम इसकी रिएक्शन है ना CH3 वगैरह किसी से करें तो बदल जाएगा। अगर यहाँ पे लेट्स से B2H6 की रिएक्शन CH4 से होती है, ऐसा बनता है B2H2CH3 ऐसा कुछ रिएक्शन होता है। उससे पता चलता है कि कौन से वाले हाइड्रोजन जो है वो ब्रेक नहीं होंगे, ठीक है। और ये फिर है कि ये जो B2 लेट्स से यहाँ पे जो है मेटल हाइड्राइड से रिएक्शन होगी बोरॉन की, ये H- इसको दे देगा तो BH4- बन जाएगा, तो LiAlH4 या फिर LiBH4 और NaBH4 ऐसे ही प्रिपेयर होते हैं, सोडियम बोरोहाइड्रेट, ठीक है। तो बस हो गया, ये बोरॉन हमारा डन हो गया। एल्यूमिनियम में कुछ खास है नहीं, ये थोड़ा पढ़ लेना, एल्यूमिनियम की मेटलर्जी है वो मेटलर्जी में करेंगे कवर, प्रोटीन की फैमिली स्टार्ट करेंगे इसके बाद, थोड़ा सा और एक और करके इस लेक्चर में ये खत्म करना है मैंने ब्लॉग। चलो ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ लेना और क्वेश्चन सॉल्व कर देना भाई, जितने क्वेश्चन हो सके ब्लॉग के करना चालू कर दो। और आपका ये प्लानर आ गया है एक तरह से, एक मिनट रुक जाओ, रिवाइज्ड प्लानर है, बता देता हूँ मैं क्या है इसमें। 7 तारीख को आपका टेस्ट है, 7 को 7/11 में केमिस्ट्री में आ रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री,
और 14 को आ रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर 21 को आ रहा है अल्कोहल ईथर फिनॉल, फिर 28 को आ रहा है सॉलिड एंड सॉल्यूशंस, एंड फिर 12 को आ रहा है, मतलब हर वीक अभी एग्जाम में 12 को आ रहा है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, और आपका एग्जाम होगा 12 को के बाद, लेकिन जब 5 को है, 5/12 को है वो। यहाँ संडे को क्लास है यार, ये कैसे मतलब करेक्ट, बट ये मेरे पास अभी आया, हो सकता है फिर टेबल चेंज हो जाए या फिर क्लास बाद तुम लोगों को टेस्ट देना होगा। 5 to 8 है। सर टाइमिंग शाम को है। 5 to 8 होगा। 5/12 तक आपका फुल सिलेबस एग्जाम है, मतलब 12/12 को आपका फुल सिलेबस है। तो जो बोर्ड के एग्जाम बीच में आ रहे हैं वो कैसे होंगे, आई डोंट नो कि ये कैसे आएगा। थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। मिला कि ये है कि आपका 15 दिसंबर तक पूरा ये सिलेबस का टेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, Yes. और उसके बाद आप रिवीजन पे फोकस कर सकते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम भी खत्म हो चुके होंगे, तो फिर 15 दिसंबर टू मार्च तक आपके एग्जाम, इस बार मुझे लग रहा है थोड़े एग्जाम लेट भी होंगे, मार्च में भी लेट होंगे। जैसे अभी एग्जाम हो रहे हैं दिसंबर में, मार्च में के लास्ट में हो सकते हैं एग्जाम, तो तब तक आपके पास 2-3 महीने होंगे आराम से रिवाइज करने के, अच्छे से उसको यूटिलाइज करना है। तो फिर आज के लिए काफी है, ये रिवाइज करके आना। ठीक है, हाँ ये मैं भेज दूंगा अभी। ओके, Thank you, sir. Bye, sir. बाय।